हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियो डाल रखा है क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हमने काफ़ी दो टॉपिक्स क्लियर कर लिया था हमने। अब हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन ही क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन को शो करता है। तो हमने ये चीज़ पहले पढ़ लिया था। जैसे कि एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नीशियम की जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जो कि क्या है, एयर के प्रेजेंट में हुआ है। तो कुल मिला के क्या है कि हमने जो मैग्नीशियम लिया था उसमें क्या है, मैग्नीशियम को हमने रिएक्ट करवाया है ऑक्सीजन से, तो हमें मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये जो हमारा पोर्शन होता है, ये वाला हमारा जो पोर्शन होता है जिसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है हमारा, और एक होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, जो हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, कुछ ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस एक वीडियो सेकंड में क्लियर करवाया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। हमने इक्वेशन तो बना लिया, लेकिन उस इक्वेशन में कुछ ऐसे भी इक्वेशन होते हैं जो क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं। और जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, देन हम इसमें पढ़ते हैं कि ये जो रूल है, ये जो लॉ है, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग होता है। जब हम बैलेंस इक्वेशन करते हैं, जब हम को किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग होता है। जिसका मतलब क्या होता है कि जो मास है, टोटल मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड और टोटल मास ऑफ राइट हैंड साइड के जो होते हैं एटम के, वो क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। क्या होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। जब वो इक्वल होते हैं तो ही क्या होता है, हमारा इक्वेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। तो सेम यहाँ पे यही लिखा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो मास होता है वो किसी भी केमिकल इक्वेशन में, रिएक्शन में क्या करता है, ना ही बनाया जाता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट में, जैसे कि ये वाला हमारा पोर्शन होता है प्रोडक्ट में जो टोटल मास होता है वही क्या होना चाहिए, टोटल मास ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। जो इसका मास है, टोटल मास, वही क्या होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी इसमें क्या होना चाहिए, वही सेम टोटल मास यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। और उसी टोटल मास को, मतलब कि जो आपका रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट में वही मास आपका प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन रिएक्शन क्या कहलाती है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। अदरवाइज हमें उस इक्वेशन को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो देन इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। ओके, देन इसमें हमें आगे देखो क्या दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ एटम्स, the number of atom each element remains the same and before after chemical reaction। जितने भी एलिमेंट होते हैं, या तो केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हर एलिमेंट के, वो क्या होने चाहिए, यहाँ पे सेम होने चाहिए। ठीक है, हमें यही बोल रहा है इस लाइन में कि क्या होने चाहिए, रिएक्शन से पहले जो भी एटम्स हैं एलिमेंट के, और रिएक्शन के बाद जो एलिमेंट के एटम्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो उस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं वो कैसे इक्वेशन होते हैं, वो होते हैं आपके स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके,
जब हम उसको बैलेंस कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे ऐसे ही, हमें यहाँ पे देखो आगे एक इक्वेशन गिवन है, जैसे कि हमारे यहाँ पे रिएक्शन की बात हो रही है, जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें मिला जिंक सल्फेट, और प्लस में क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, जिसका जिंक का हमने देखो क्या लिखा है, सिंबल Zn, प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड हमारा होता है H2SO4। जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट मिला है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को जिंक ने क्या कर दिया, रिप्लेस करके क्या बना दिया, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन रिलीज हो गया। तो अब हम जब हम इसको कंपेयर करते हैं, हम इसके रिएक्टेंट और इसके प्रोडक्ट को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो इसमें एलिमेंट इंक्लूड है, सबसे पहले हम एलिमेंट मेंशन करेंगे। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट इंक्लूड है इस रिएक्शन में। जिसमें जिंक क्या होता है, रिएक्टेंट के टाइम पे जिंक के आइटम कितने थे, 1, और प्रोडक्ट में भी हमें कितना मिला, 1 ही मिला है। सेम यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या थे, रिएक्टेंट में रिएक्शन करने से पहले क्या थे, 2 थे, और रिएक्शन के बाद भी हमें कितने मिले हैं, हाइड्रोजन 2 ही मिले हैं। देन सल्फर देखो रिएक्शन से पहले क्या थे, 1, और रिएक्शन के बाद भी कितने मिले, 1। सेम ऑक्सीजन भी रिएक्शन से पहले 4 थे, और रिएक्शन के बाद हमें कितने मिले, एज इट इज 4 मिले। जो इस टाइप का ये इक्वेशन है, तो ये इस टाइम क्या है, सेम है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें दोनों के रिएक्टेंट के एटम्स और जो प्रोडक्ट के एटम्स है वो क्या हैं, दोनों ही नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे से क्या है, सेम साइड पे है, मतलब कि दोनों ही सेम है। इसलिए जो ये हमारी इक्वेशन होती है ये क्या हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई। सेम ऐसी हम प्रैक्टिस के तौर पे आगे एक एग्जांपल और लेते हैं जिसे हम क्या करेंगे, बैलेंस करके दिखाएंगे। ओके, तो देन हम इसको लेके चलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, आयरन लिया है और इस क्या लिया है, वाटर लिया है। जब हम आयरन की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। देन हम इसमें देखते हैं, अब देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ये क्या करना है, इसको हमें बैलेंस करना है। अब यहाँ पे हम खुद ही यहीं पे वैसे ही देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे आयरन कितना है, 3, और रिएक्शन के बाद कितना मिला है, सॉरी बाय मिस्टेक गलत बोल गई, कोई नहीं। देखो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट में आयरन कितना है, यहीं पे मैं आपको एक बॉक्स सा ड्रॉ करके बता देती हूँ। यहाँ पे मैं एलिमेंट ले लेती हूँ, यहाँ पे रिएक्टेंट के एटम ले लूँगी, यहाँ पे प्रोडक्ट के एटम ले लेती हूँ। ओके, जब मैंने यहाँ पे एलिमेंट बताया आपको, एलिमेंट में देखो आपका क्या क्या है, यहाँ पे आपका आयरन है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है। हमारे ये 3 एलिमेंट क्या है यहाँ पे रिएक्शन में इंक्लूड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के और आयरन के तीनों के हम अलग कर लेते हैं। तो हम रिएक्टेंट की जब बात करते हैं, जब हम रिएक्टेंट की बात करेंगे तो हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट में आयरन कितने हैं, देखो यहाँ पे एटम कितने हैं, 1, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। सेम अब हम प्रोडक्ट के साइड आ जाते हैं, ये वाला हमारा पोर्शन क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में आयरन कितना दिख रहा है आपको, 3, यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट में जो आयरन है वो कितना दिख रहा है, 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, 4, और हाइड्रोजन कितना है, 2। तो हम यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि जो रिएक्टेंट में आयरन है, रिएक्टेंट में जो आयरन है वो कितना है, 1, और प्रोडक्ट में कितना है, 3। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है, देखो रिएक्टेंट में भी सेम है और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के सेम है। और ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट में 1 है लेकिन हमें प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना मिला है, 4 मिला है। तो हम इस टेबल के थ्रू ही क्या करेंगे, ये बैलेंस इक्वेशन को समझेंगे। तो देखो हम यहाँ पे 1 को 3 बना सकते हैं लेकिन 3 को 1 नहीं बना सकते, इसलिए हम इस 1 के साथ क्या कर देंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हमारा 3 हो जाएगा। तो हमने कहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, रिएक्टेंट में, तो हम यहाँ पे आयरन के साथ क्या कर देंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके,
देन उसके बाद देखो, अब ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीजन कितना है 1, और यहाँ पे कितना है 4, तो हम इस 1 को 4 बना सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम 1 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हम इस वाले को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गए, जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें ऑक्सीजन तो 4 मिल जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ भी क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई हो गया। जब हाइड्रोजन के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो जाएगा। तो सेम हमने रिएक्टेंट में देखो हाइड्रोजन हमारे 8 हो गए, तो प्रोडक्ट में भी 8 बनाना है, तो हम 2 को क्या कर देंगे प्रोडक्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को क्या कर देंगे बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। सेम देखो आगे प्रोसेस में आपको यही स्टेप बाय स्टेप बोला गया है कि यहाँ पे पहले एलिमेंट के चारों तरफ बॉक्स बनाया है, फिर उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया है, और देन फाइनल में आपका देखो आंसर क्या आ गया, एक फाइनल जो मैंने आपको वहाँ पे ऊपर समझाया सेम वही आ गया है। ठीक है, तो देन बेटा यहाँ पे हमें क्या मिला है देखने को, कि जो इक्वेशन है हमारे वो कम्प्लीटली कहाँ पे हुआ है, कंप्लीट हमारा ये पूरा एक फाइनल जो बैलेंस इक्वेशन होता है ये हुआ है हमारा। ठीक है, हमने वहाँ पे रिएक्टेंट में 3 मल्टीप्लाई किया था, देखो यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया, प्लस में हमने जब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए 8 और ऑक्सीजन हो गए 8। तो यही चीज़ मैंने ऊपर आपको बॉक्स में क्लियर किया है। सेम हाँ, अब रिएक्टेंट में आ जाते हैं। रिएक्टेंट में देखो ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गया, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया था, जो कि ऊपर आपको मैंने टेबल में क्लियर कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है आपको एक बैलेंस इक्वेशन में क्या किया जाता है बताया जाता है। और अगर आपको टेबल क्लियर समझ आ गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के एटम को आपने कंपेयर कर लिया, तो आपको बैलेंस इक्वेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, देन अब आगे देखो, आगे हम कुछ और भी हमने नोटिस किया इसमें, कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एंड द मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो इस बैलेंस करने के ही मेथड को क्या कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ओके, देन आगे हमारे यहाँ पे देखो, अब हम क्या पढ़ते हैं, हमने यहाँ पे एक इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लिया। अब देखो बैलेंस तो करना आ गया, लेकिन आगे इसके बारे में देखते हैं। फिजिकल स्टेज होती है, कोई भी एलिमेंट जब किसी एलिमेंट से या रिएक्शन करता है उसके साथ क्या इंक्लूड है, उसके कुछ ना कुछ फिजिकल स्टेट होता है, तो हम उस फिजिकल स्टेट के सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हमें यही लिखा है कि केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, जो केमिकल इक्वेशन होता है क्या होता है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है, जिसमें the physical state of reactant and product are mentioned along with their chemical formula। जिसमें क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या किए जाते हैं, मेंशन किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो ये रिएक्टेंट है इसमें यहाँ पे देखो जैसे एस और जी दिया हुआ है, तो ये क्या हो गए रिएक्टेंट हो गए किसके, केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, एंड इसमें आगे कह रहा है कि जब हम केमिकल फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा फिजिकल स्टेट में जैसे गैसेस होता है, लिक्विड, एक्वास एंड सॉलिड स्टेट, ये तीनों स्टेट होते हैं जो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में ही क्या किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो हम इन सभी को हर जगह क्या नहीं कर सकते, हम ऐसे इसको क्या नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्टली तो पूरा पूरा नाम नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए इन्होंने क्या सिंबल बोला है यूज़ करने के लिए, कि जो गैस होता है उसके लिए हम जी यूज़ करते हैं, लिक्विड के लिए एल, एक्वा के लिए ए जी, और सॉलिड के लिए क्या यूज़ करते हैं, एस यूज़ करते हैं। तो सेम देखो नीचे एक नोटिस दिया गया है कि जो वर्ड एक्वा है इसको हम कब यूज़ करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। इस वर्ड का मतलब ए जी मतलब एक्वस वर्ड का जब हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारी जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन के टाइम क्या होता है, हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में क्या होता है,
वाटर का कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। जब वाटर का सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा तभी क्या यूज़ किया जाता है यहाँ पे, Ag मतलब एक्वस एक सिंबल यूज़ किया जाता है जो कि उसकी क्या बता रहा है, फिजिकल स्टेट बता रहा है। तो सेम हमें यहाँ पे देखो एक इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन गिवन है। देखो अब इस इक्वेशन में क्या कह रहा है ये, इस इक्वेशन में देखो 3 आयरन एस बोल रहा है। एस का मतलब हमने क्या पढ़ा है, सॉलिड। 4 वाटर स्टेट, वाटर दे रखा है। तो यहाँ पे जी है ब्रैकेट में, जी का मतलब क्या है, जो वाटर यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है, गैस के फॉर्म में, मतलब कि यहाँ पे ये स्टीम है, भाप के फॉर्म में है। देन हमें आयरन ऑक्साइड जो मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिला है, सॉलिड फॉर्म में। तो उसके लिए हमने कौन सा स्टेट यूज़ किया है, ऐसी यूज़ किया है। सेम ऐसी जो हाइड्रोजन है हमें रिलीज हुआ है हाइड्रोजन, तो वो क्या यूज रिलीज हुआ है, गैस हुआ है। तो आगे हम देखो क्या पढ़ते हैं कि द सिंबल जी इज यूज्ड विद वाटर टू इंडिकेट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज फॉर्म ऑफ स्टीम। कहने का मतलब क्या है कि जो हमने वाटर के साथ जी का यूज़ किया है, जी मतलब गैस फॉर्म का यूज़ किया है, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे वाटर है वो क्या कर रहा है, रिएक्शन में स्टीम के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए हमने वाटर के साथ एच जी का यूज़ किया है। मतलब जी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गैस हो गया। ओके, देन आगे हम पढ़ते हैं इसमें, देखो फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। देखो फिजिकल स्टेट कोई मतलब कि इसमें इंक्लूड नहीं होता, किसी भी केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट इंक्लूड नहीं होता है अनलेस ये कोई आवश्यक भी नहीं है। द रिएक्शन कंडीशन एज ए टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, जो रिएक्शन होगा उसकी कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन दिया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जी मतलब गैस और हाइड्रोजन मतलब गैस, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिथेनॉल मिलता है। मिथेनॉल मतलब लिक्विड फॉर्म में एक मिथेनॉल मिलेगा, जो कि हम 340 atm पर इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। मतलब जो यहाँ पे प्रेशर है वो कितना है, 340 प्रेशर की बात हो रही है। अब इसमें देखो आगे हमें क्या कह रहा है कि 6CO2 मतलब यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन की बात हो रही है, और 12 हाइड्रोजन कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलते हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगा हो और आपको जितना भी मैंने टॉपिक समझाया क्लियर हुआ हो। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी इसके पार्ट लेके आऊँ और आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।